डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के क्लास में भारतीय उद्योग से संबंधित एक उद्योग आज पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। और आज के हमारे अध्ययन का विषय जो उद्योग के क्षेत्र में है वो है जूट उद्योग। जूट उद्योग आधुनिक युग में उत्पन्न हुआ आवश्यकताओं के अनुरूप एक उद्योग। इसका अस्तित्व यदि देखा जाए तो उद्योग के रूप में तो नहीं था, लेकिन ग्रामीण आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीणों द्वारा सुतरी और रस्सी बनाने के तकनीक के रूप में यह उद्योग प्राचीन काल से पाया जाता था। जब से सभ्यता का विकास हुआ तो चारपाई बनाने के लिए या फिर अन्य सामानों को बांधने के लिए रस्सी और सुतरी की आवश्यकता शुरू से ही महसूस की गई। तो इस रस्सी और सुतरी का जो निर्माण किया जाता था वो आप गांव देहात में देखे होंगे कि नदियों के किनारे सनई नाम का एक पौधा पैदा हो जाता है, और उस पौधे को आज भी ग्रामीण अपनी आवश्यकता के लिए नदी के पानी में उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो सड़ जाता है तो नदी में ही उसकी पिटाई करते हैं। और जब नदी में उसकी पिटाई होती है तो उसके रेशे जो है अलग अलग हो जाते हैं, और उसके इसी रेशे से सुतरी या रस्सी का निर्माण किया जाता है। तो जो जूट उद्योग का आरंभिक रूप है प्राचीन काल या मध्यकाल में, वो हम लोगों को इसी सन उद्योग के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह जो सन का निर्माण करने की प्रक्रिया थी, ये उद्योग कैसे बना, तो इसके लिए उत्तरदायी जो कारक था वो ये कि अति उत्पादन, उस अति उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए वस्तु, या फिर जब निर्यात की आवश्यकता हुई तो उसको बांध कर रखने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता। और जब ये दोनों आवश्यकताएं उभर करके सामने आई, तब ये जो सन उद्योग या सुतली या रस्सी निर्माण उद्योग था वो आधुनिक काल में जूट उद्योग के रूप में परिणत हो जाता है। और जूट उद्योग में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से जिस चीज का निर्माण होता था वो चीज था बोरा, जिसको ठेठ भाषा में बोलते हैं हम लोग, जिसको आप इंग्लिश में बैग, जूट बैग के नाम से पुकारते हैं, उसको हम लोग गवई भाषा में बोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बोरे के निर्माण के कारण जूट का उद्योग का विकास हुआ। और ये विकास जो होता है, तो जूट को जो आप देखिएगा, ये उसके रेशे को जो देखिएगा वो सुनहरे कलर का होता है। पूरा सुनहरा तो नहीं, लेकिन सुनहरा से मिलता जुलता कलर उसका होता है, रंग होता है। इसी कारण से उसको सोने के रेशे के नाम से, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन भी आता है कि जो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो आप आज ही क्लास में लॉक कर लीजिए कि गोल्डन फाइबर जो कहलाता है कौन, जूट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि इस जूट उद्योग का जो विकास होता है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। यहां पर फिर बताते चले कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब हुआ कि 1850 के बाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का क्या अर्थ हुआ? 1850 ईस्वी के बाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1850 ईस्वी के बाद ही इसके उद्योग लगने शुरू हुए। तो जो प्रथम कारखाना हमें दृष्टिगत होता है वो 1859 में रिसरा में स्थापित होता है, जो पश्चिम बंगाल में है। आज भी आप गया से हावड़ा जाइएगा ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे, तो आपको रिसरा नामक स्टेशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बाजार भी है, और आज भी वहाँ इसके कारखाने आपको ट्रेन पर से देखने को मिल जाएगा। और अधिकांशतः जो कारखाना विकसित हुआ वो पश्चिम बंगाल में ही विकसित हुआ, और 1875 ईस्वी तक
कुल 16 कारखाना का निर्माण पश्चिम बंगाल में हो चुका था। लेकिन ये जो कारखाना 16 कारखाना बना, वो 16 कारखाना स्थानीय आवश्यकता हेतु बना था। स्थानीय आवश्यकता हेतु क्या, कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अति उत्पादन हो रहा था। उस अति उत्पादन को भंडारण की आवश्यकता थी, स्टोरेज की आवश्यकता थी। तो स्टोरेज में किसी कमरे में यूं ही तो नहीं रख देगा आदमी किसी सामान को, मुख्य रूप से चीनी। तो इसको सुरक्षित संग्रहण के लिए, ये स्टोरेज के लिए कोई ऐसे चीज की आवश्यकता थी जिसमें सुरक्षित रहे। देखिए, बोरे का एक विशेषता ये है कि उसमें गेहूं, चीनी, चावल कुछ भी रखिए, उस अनाज के लिए एयर कंडीशन है वो। यस सर। ठीक है, यानी उस बोरे के कारण जो है वो अनाज में सड़न गलन जो है वो कम मात्रा में होती है, यानी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है वो अनाज। तो एक प्रकार से उसके लिए एक एयर कंडीशन है, यानी एयर कंडीशन का अर्थ हुआ कि उस अनाज को जितना तापमान या आर्द्रता चाहिए उसी अनुपात में बोरे के कारण उसको मिलता रहता है, जिस कारण जो है वो अनाज सुरक्षित रहता है। इस बात का पता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब चला तो भारतीय किसानों ने जूट के बोरे का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो 1875 तक जो 16 मिलें थीं वो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी, बाहर में निर्यात करने के लिए, वस्तु को बाहर में भेजने के लिए नहीं। लेकिन 1850 के बाद अब इसका निर्यात होने लगा। इसका मतलब है कि भारत जूट के बोरे का आविष्कार करता है। विश्व में सबसे पहले इस तकनीक को कि अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसा बैग हो जो जिसका निर्माण किया जाए, तो उसका निर्माण किसने किया, तो भारत ने किया। और जब इस बात का पता अंग्रेजों को चला तो वो तो हमारे देश की तुलना में बहुत अधिक वैश्विक व्यापार करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी आवश्यकता पड़ी। तो जब 1875 में इस बात का पता चला तो उसके बाद फिर इस जूट से बने बैग का या बोरे का निर्यात होने लगा, यानी विदेश में भेजा जाने लगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहा। स्वतंत्रता के समय सबसे सारे उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग जूट उद्योग था। ये प्रभाव छात्रों नकारात्मक था, सकारात्मक नहीं था। और नकारात्मक किस रूप में था कि उस समय अविभाजित भारत में, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में कुल 120 जूट के मिलें थी या कारखाना था। और इस 120 में से जो भारत विभाजित हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो भारतीय भूभाग में 110 मिलें ही आ गई और 10 मिलें सिर्फ पाकिस्तान में गई। उस समय पाकिस्तान को के दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो अधिकांश जो जूट उत्पादन क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। तो अर्थात बांग्लादेश में 10 ही मिल गई, लेकिन जूट उत्पादन का बड़ा भाग उसके पास चला गया। और भारत के पास 110 मिलें आ गई, लेकिन जूट ही नहीं रहा इसके पास। तो इस प्रकार से भारत का जूट उद्योग बंद हो गया एट ए मोमेंट, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। और जितना रॉ मटेरियल बांग्लादेश के पास था, यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के पास, तो उसके निर्माण के लिए उसके पास उद्योग नहीं थे। इस कारण से ये कहा जाता है कि विभाजन के कारण सर्वाधिक प्रभावित जो उद्योग हुआ था वो जूट उद्योग हुआ था। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा आपको, तो यहाँ पर आप समझे हुए रहिएगा। तो उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आप पढ़ से दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात इसका समाधान किया गया कि जो जूट उत्पादक क्षेत्र थे उसमें से अधिकांश तो बांग्लादेश यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। भारत में कुछ ही क्षेत्र रहा। उत्पादन होता था जूट का, लेकिन उस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में जो है यहाँ कारखाने थे। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया मेस्ता। क्या चीज? मेस्ता। ये जूट से मिलता जुलता ही एक कृषि उत्पाद था। ठीक है,
और अब जूट और मेस्ता ये दोनों के मिश्रण से एक नवीन प्रकार के जूट का निर्माण हुआ और ये भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों कहा जा सकता है? इसलिए कि अब सिर्फ जूट से बोरे ही नहीं बनाए जाने लगे, बल्कि इससे कपड़े भी बनाए जाने लगे, खूबसूरत बैंड भी बनाया जाने लगा, सुंदर सुंदर चादरें भी बनाई जाने लगी। और ऐसी परिस्थिति में जूट उद्योग जो है मेस्ता के कारण उत्तरोत्तर विकास करता चला गया और जो कारखाने थे वो कारखाने पुनः जो है वो अपने गति में आ गए, यानी पुनः पुष्पित पल्लवित होने लगे। क्लियर? अब देखिए वर्तमान समय में अगर डेटा देखा जाए तो क्या स्थिति है, तो हमारे देश में जो 110 मिलें थी वो बढ़ करके अब कितनी हो गई? 114 मिल। ये जो है वो नवीन डेटा है। ये कुल भारत में 114 मिलें हैं। इन 114 मिलों में से 102 मिल सिर्फ एक राज्य में है और वो क्या है? पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जूट उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल को एकाधिकार है। क्योंकि कृषि आधारित उद्योग है और इसके लिए अच्छी जलवायु, उपयुक्त परिस्थितियां कहीं अगर मौजूद है व्यापक पैमाने पे तो वो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं, हावड़ा से लेकर के नल्हाटी तक 24 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, यानी 24 किलोमीटर चौड़ी। और नल्हाटी तो बहुत लंबा है, यानी आप नल्हाटी देखिएगा तो एक छोर से जो है वो दूसरी छोर, यानी बिहार के सीमा पर नल्हाटी है। नल्हाटी, हाँ, यहाँ से गया से एक ट्रेन जाती है, गया रामपुर हॉल्ट, रामपुर हाट पैसेंजर है ना। तो रामपुर हॉल्ट पश्चिम बंगाल में। रामपुर हाट कहाँ है? जमालपुर के साथ क्यों होते जाती है रामपुर हाट। हाँ, तो रामपुर हाट पश्चिम बंगाल में। रामपुर हाट से पहले ही एकदम बॉर्डर एरिया है नल्हाटी। तो हावड़ा से नल्हाटी तक एक 24 किलोमीटर की पतली पट्टी है। उस पट्टी में जितने जगह आते हैं वो सब के सब जूट उत्पादक क्षेत्र, इतना विस्तृत क्षेत्र है। श्रम सस्ता है, तकनीक बहुत सस्ती है, इस कारण से ये उद्योग काफी पुष्पित पल्लवित हुआ पश्चिम बंगाल में। और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो रिसरा है, जहां से उदित हुआ ये, बाली है, टीटागढ़ है, बांसबेरिया है, कान किनारा है, उलबेरिया है, श्रीरामपुर है, बजबज है, हावड़ा है, नीलुआ है। ये नाम लिखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि स्थान का नाम दे देगा और बोलेगा निम्न में से कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो अगर अभी क्लास में आप ये सब नाम नहीं सुनेंगे, कांकीनारा है, हाँ, तो किताब में आपका असल प्रोनाउंसिएशन कान की नारा है, आप उसका भ्रंश कर दिए काकीनारा। काकीनाडा तो साउथ में है। नहीं, ठीक है, नहीं, यहाँ भी पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन उसका असल प्रोनाउंसिएशन कान किनारा है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में काकीनाडा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल के इन स्थलों का वर्णन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर जूट उद्योग में क्वेश्चंस को भारी किया जाएगा तो इस नामों के आधार पर भारित किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए द्वितीय स्थान पे जो आता है जूट निर्माण में, जहां अल्प मात्रा में होता है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 4 कारखाने हैं, 4 में 2 विशाखापट्टनम में, एक जो है गुंटूर में और एक जो है पूर्वी गोदावरी में। उसके बाद 3 कारखाना लेकर के उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उसके 2 कारखाना कानपुर में है और 1 कारखाना गोरखपुर में है। क्लियर? बिहार का जो पूर्णिया का इलाका है वहां भी जूट उद्योग है, वहां भी 1 या 2 कारखाने इसके स्थापित हैं। तो बीपीएससी के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जा सकता है कि बिहार में जूट उद्योग क्या है। तो पूर्णिया किशनगंज का जो इलाका है वहां जूट उद्योग स्थापित है। अब देखिए ये तो यहाँ तक की बात हो गई
अगला बात यह कि विश्व के स्तर पर हमारे देश का क्या स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विश्व स्तर में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी प्रोड्यूसर्स में हम फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, लेकिन निर्यातक में, एक्सपोर्टर में, यानी जूट के एक्सपोर्ट करने में हमारा स्थान द्वितीय है, सेकंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश भागों का उपभोग हम खुद ही कर लेते हैं। तो विश्व स्तर पर प्रथम उत्पादक होने के बावजूद भी हम प्रथम निर्यातक नहीं है, द्वितीय निर्यातक है। अब उत्पादन हमारे यहाँ कितना होता है? तो आज़ादी के समय के जो डेटा है उसमें पता चलता है कि 837,000 टन हुआ प्रति वर्ष। हाँ, प्रति वर्ष, यानी इस वर्ष में, प्रति वर्ष का मतलब इस वर्ष। फिर 81-82 का डेटा हमारे पास है, तब बढ़ करके 1,74,000 टन हुआ। उसके बाद वर्तमान 8-9 का डेटा है जिसमें 1,369,000 टन हुआ। अर्थात ग्रेजुअली जो है इस उद्योग में विकास होता चला जा रहा है। यहीं तक का डेटा है, ऐसा नहीं ना कि हर साल इसका ये होता है। तो जो पुस्तक में रहती है, जो अंतिम डेटा है वो यही है। 2011-12 का है तो थोड़ा कम हो गया है उसमें, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब इस उद्योग को समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। सबसे पहला समस्या है प्रतिस्थापन का, यानी इसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया। तो अब प्लास्टिक की बोरियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, सीमेंट में भी हो रहा है, अनाजों में भी हो रहा है, सब्जियों में भी हो रहा है, जिसके वजह से इस उद्योग पर मंदी का प्रभाव देखने को हम लोग को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आधुनिकीकरण की समस्या है। जो इस उद्योग में कल कारखानों में जो कल पुर्जे लगे हुए हैं वो सभी के सभी पारंपरिक हैं। इसमें आधुनिक पैमाने पे मशीनों का आविष्कार ही अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे देश में ये होता नहीं है, तो दूसरे देशों ने इस पर अनुसंधान किया नहीं है। तो जो भी तकनीक चल रही है वो जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो तकनीक, जिस तकनीक से कारखाने लगे थे, उसी तकनीक पर ये चल रहा है। तो आवश्यकता है इसमें आधुनिक तकनीक के प्रयोग का। और तीसरा है कि जिस इलाके में है उस इलाके में अनियमित बिजली आपूर्ति होती है। पश्चिम बंगाल में अगर आप गौर से देखिएगा तो सिर्फ कलकत्ता में ही 24 आवर्स बिजली मिलेगी, बाकी अन्य जगहों पर ऐसी सुविधाएं नहीं है। और ये उद्योग जो है वो बिजली के पर आधारित है। तो अनियमित विद्युत आपूर्ति जो होती है वो इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था छात्रों, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि जितनी बातें थी वो आपको बता दी गई। अगले क्लास में जब हम लोग लेंगे तो किसी नए उद्योग के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।